हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम कवर कर रहे हैं टीडीएस का 6 पार्ट। अब देखिए, पिछले पार्ट में एंड सेक्शन में मैंने कवर कराया था कंपलसरी एक्विजिशन का पार्ट। सेक्शन 194 एल था, जिसमें क्या बोल रहा था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के बीच में आपकी प्रॉपर्टी आ रही है, तो उस पर टीडीएस का पार्ट कटेगा। जो भी आपको कंपनसेशन या एनहांस कंपनसेशन मिला है, तो डिडक्टर में एनी पर्सन दे रखा है, लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट ही कंपलसरी एक्वायर कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, क्योंकि आपने एक तरीके से दी है, चाहे ज़बरदस्ती दी है, क्योंकि आप देना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी आपको देनी पड़ गई क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया। लेकिन आपको पता है कि उस केस में भी टीडीएस कटेगा 10%। ठीक है, लेकिन अगर आपको 2.5 लाख यानी 2,50,000 या उससे कम मिलते हैं, तो टीडीएस नहीं कटेगा आपकी इनकम पर। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं काटेगी। अब देखिए, इसी को रिलेट कर सकते हो आप आईए से। 194 आईए वो अलग सेक्शन है, आपको पता है। ये कंपलसरी एक्विजिशन की बात कर रहा है, उसमें भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का पार्ट है, लेकिन उसमें नॉर्मल सेलर बायर हो जाएंगे, याद रख लेना। तो देखिए, दोनों अलग अलग है यहाँ पे, तभी मैंने पॉइंट कवर कराया था, चाहे आप देख सकते हैं कहाँ गया, ये रहा कि टीडीएस ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 194 एल, जो कि मैंने लास्ट पार्ट में आपको पिछली वीडियो में कवर कराया। जो कि क्या बोल रहा है, सेक्शन 194 आईए डू नॉट गेट अट्रैक्टेड इन दैट केस। तो इस केस में सेक्शन 194 आईए अट्रैक्ट नहीं होगा, तो उसके अलग से प्रोविजन है, जिसमें क्या बोल रहा है, एक सेलर होगा, एक बायर होगा। बायर क्या करेगा, 50 लाख या उससे ज़्यादा का कंसिडरेशन पे करेगा और उस पर टीडीएस 1% काट देगा। ठीक है, तो बायर जो ट्रांसफरी है और सेलर जो ट्रांसफरर है। कंसिडरेशन की आपको मीनिंग भी बता दी थी, जो एक तरीके से अमेंड हुई थी। तो उसमें चेंज किया हुआ था एक तरीके से कि उसमें जो इमोल प्रॉपर्टी के साथ जो खर्चे थे, जैसे मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग फीस, क्लब फीस, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फीस, वो भी जनरली इंक्लूड की जाती है। और तभी देखा जाता है कि कंसिडरेशन 50 लाख या उससे ज़्यादा का हो, तभी जाके टीडीएस कटेगा। ठीक है, अब देखिए 194C 194J जैसे ये फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस का है। 194C कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड है। 194I हो गया, ठीक, 192 हो गया, 192A हो गया, 193 हो गया, 194 हो गए। 194 में भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं, जो पास्ट ईयर में एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आज की वीडियो में मैं कवर करा रहा हूँ, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ऊपर ऊपर से भी कवर कर सकते हो उसकी हेडिंग, और साथ में रेट ऑफ टीडीएस देख सकते हो। आपको डिटेल में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सेक्शन है, सेक्शन के अंदर उनकी इनकम है, उन पार्ट को कवर करना पड़ेगा, जो कि इतना ज़्यादा पार्ट इनका आता ही नहीं है। तो जब भी ये डेट फंड आ गया, बिजनेस ट्रस्ट का पार्ट आ गया, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का पार्ट आ गया, या इन्वेस्टमेंट फंड आ गया, सिक्योरिटाइजेशन फंड आ गया, तो इनके आपको बस रेट ऑफ टीडीएस याद रख लेनी है। और एक तरीके से आपको याद रखना है कि इस केस में क्या होती है, कंपनीज ये होती है, पेमेंट किसको किया जाता है, रेसिडेंट को, नॉन रेसिडेंट को भी किया जाता है, मोस्टली नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी। इन केस में जनरली ये कवर हो जाती है। तो एक एक करके देख लेते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले कवर कर रहे हैं टीडीएस ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, सेक्शन 194 एलबी। अब देखिए, जो आईडीएफ बोल रहा है वो जनरली क्या होते हैं, तो देखिए शॉर्ट में बता देता हूँ। जनरली ये क्या होता है, बैंक या एनबीएफसी, कमर्शियल बैंक जो भी है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, उनके थ्रू स्पॉन्सर्ड होते हैं। ये जो बैंक या एनबीएफसी होती है, इनके पास स्पॉन्सरशिप होती है। स्पॉन्सरशिप मतलब क्या हो गया, इनके पास 30 से लेकर अराउंड 49% की इक्विटी पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, इन पर्टिकुलर फंड में ये बोल रहा है। अब जनरली क्या करेंगे, इनके थ्रू ये बॉन्ड इशू करेंगे। बॉन्ड कौन खरीदेगा, यूनिट होल्डर बोल सकते हो आप, बॉन्ड होल्डर एक तरीके से, जो बॉन्ड को खरीद रहे हैं। तो जो भी बॉन्ड होल्डर हो गए, जिनमें नॉन रेसिडेंट आते हैं और फॉरेन कंपनी आती है। वैसे तो देखिए डोमेस्टिक भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं टीडीएस की बात कर रहा हूँ, उसके लिए सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, जो बॉन्ड होल्डर कौन से होंगे, नॉन रेसिडेंट होंगे, जो कि जरूरी नहीं है कंपनी हो, और इसी तरीके से फॉरेन कंपनी। ठीक है, नॉन रेसिडेंट में जरूरी नहीं है जो कंपनियों को, याद रखना नॉन रेसिडेंट बोल रहा है, तो याद रखना कि अदर देन कंपनी, और साथ में फॉरेन कंपनी, क्योंकि फॉरेन कंपनी अलग से दे दी। तो इनको जनरली क्या होगी, इनकम होगी, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड खरीदे, तो इनको कोई की इनकम होगी, कौन सी इनकम होगी, इंटरेस्ट की इनकम होगी। तो इनकी इनकम पर टीडीएस कटेगा, जिसकी रेट होगी 5%, प्लस उस पर सरचार्ज का पार्ट भी होगा, और हेल्थ एंड एजुकेशन से इसका पार्ट भी होगा। टैक्स कब काटा जाएगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पेई विच इज अर्लियर। ठीक है, इसका मतलब वही टू बैंक या टू पार्टी का नाम, उस फॉरेन कंपनी का, नॉन रेसिडेंट का, जो कि पे करने वाला कर रहा है, अपने अकाउंट में एंट्री कर रहा है, दोनों में से जो पहले हो, तब वो टीडीएस काट दिया जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा पार्ट है, तो इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड रेफर टू इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 47 टू ए नॉन रेसिडेंट और ए फॉरेन कंपनी। तो इंटरेस्ट जो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के थ्रू हो रहा है। क्योंकि याद रखना कि जनरली स्पॉन्सरशिप को किसके पास होती है, बैंक या एनबीएफसी के पास होती है। तो ये एक तरीके से कंपनी के फॉर्म में भी रजिस्टर हो सकते हैं, ट्रस्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के फॉर्म में हो गई है। ठीक है, वैसे ही नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के फॉर्म में भी ये रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो जनरली ये बॉन्ड इशू कर रहे हैं और नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी खरीद रही है, उनको इनकम हो रही है, उनकी इनकम पर टीडीएस काटा जा रहा है इनके द्वारा। ठीक है, फिर देखिए आ गया टीडीएस ऑन सर्टेन इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट, अब देखिए बिजनेस ट्रस्ट जनरली क्या होता है,
देखिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रस्ट जो होते हैं वो जनरली आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, याद रखना आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इसके फॉर्म में रजिस्टर्ड होते हैं, या REIT, ये आपने पहले की वीडियो में मुझसे सुना होगा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसके फॉर्म में रजिस्टर्ड होते हैं। अब इनकी यूनिट इश्यू होती है, जो कि कौन खरीदते हैं, यूनिट होल्डर, यानी पर्सन खरीदते हैं, लोग खरीदते हैं, पब्लिक खरीदती है, कोई कंपनी खरीदती है, तो जनरली वो यूनिट होल्डर कहलाते हैं। ठीक है। अब इस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या ये जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्होंने क्या करा, अपना बिजनेस किया। कौन सा बिजनेस किया, इन्होंने क्या करा, रियल एस्टेट को लीज पे दिया। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को क्या करा, लीज पे दिया, किराए पे देने का काम किया, रेंट आउट किया, लेट आउट किया, उसका काम किया। इसी तरीके से इन्होंने स्पेशल पर्पज व्हीकल के शेयर खरीद लिए, शेयर खरीदे, उस पर इनको डिविडेंड की इनकम हुई। ठीक है, इन्होंने अपनी एसेट को क्या कर दिया, बेच दिया, एसेट को सेल किया, तो क्या होगा, कैपिटल गेन का पार्ट होगा। तो जो भी इनके पास इनकम हो रही है ये अपने यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब यूनिट होल्डर को जैसे इनकम मिल रही है तो TDS का पार्ट कटेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पे विच इज अर्लियर। देखिए यहाँ पे जो बिजनेस ट्रस्ट की इनकम बोल रखी है वो किस में दे रखी है, सेक्शन 115 UA, जिससे रिलेटेड नेचर जो दे रखा है कि कौन कौन सी इनकम होगी, वो सेक्शन 1023 FC और सेक्शन 1023 FCA में होगी। तो एक बार आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि FCA में क्या बोल रहा है कि एनी इनकम ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट, जो कि एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जो रेंट के थ्रू, लीज के थ्रू या लेट आउट के थ्रू क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, यानी अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे, रेंट पे ये दे रहे हैं। इस तरीके से आपको नेचर पता चल जाएंगे। तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। रेट ऑफ TDS याद रखनी है तो याद रख सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर पेमेंट जो किया गया है वो रेसिडेंट यूनिट होल्डर को, मतलब पेई जिसको इनकम मिल रही है, वो अगर रेसिडेंट यूनिट होल्डर है तो 10%, अगर जो इनकम है वो सेक्शन 1023 FC की है और FCA की है तो भी 10% है। लेकिन देखिए ये बोल रहा है अगर पेमेंट किया गया है यूनिट होल्डर को जो कि नॉन रेसिडेंट है और जो कंपनी नहीं है, उसी तरीके से जो फॉरेन कंपनी है उसको भी पेमेंट किया गया है तो 5% लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा चेंज हो गया। आपको पता है कि अगर जो कंपनी नहीं है तो उस केस में 30% प्लस SC यानी सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। वैसे क्या बोल रहा है कि अगर एक फॉरेन कंपनी तो उस केस में 40% TDS कटेगा उसकी इनकम पर। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, जो भी उसको डिविडेंड की इनकम हो रही है, जो भी उसको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, जो भी रेंट की इनकम उसको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है किसको, फॉरेन कंपनी को, तो उसकी इनकम पर 40% TDS कटेगा। सरचार्ज भी लग सकता है अगर वो एक पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस कर रही है, और हेल्थ एंड एजुकेशन से इसका पार्ट भी लग जाएगा। देखिए इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है TDS ऑन इनकम ऑफ यूनिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, सेक्शन 194 LBB। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होगी, आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट फंड है तो जनरली क्या होगा, ट्रस्टीज के थ्रू ही होगा। जैसे ऊपर भी आपको मैंने बताया डेट फंड था ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, तो स्पॉन्सरशिप तो किसी न किसी के थ्रू थी, तो जनरली आपको बताया कि इनके ट्रस्टी होंगे। ठीक है, और ट्रस्टी होंगे तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फंड इशू करेंगे, तो यूनिट्स के फॉर्म में करेंगे। यूनिट्स आप खरीदोगे तो उस पर आपको क्या मिलेगा, इनकम होगी। इनकम क्या होगी, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। अगर देखिए आपको पता है कि जनरली ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगे, जो भी मैं ऊपर की बात बता रहा हूँ, जैसे डेट फंड की बात बता रहा हूँ। ठीक, तो ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगे। जनरली इनके भी जो होंगे बिजनेस से रिलेटेड शेयर्स वो लिस्टेड होंगे। तो यूनिट होल्डर्स ने क्या कर रखी होगी, यूनिट खरीद रखी होगी, शेयर्स खरीद रखे होंगे, उन पर उनको क्या होगा, डिविडेंड का पार्ट मिलेगा। आपको पता है कि अगर वो डेट फंड के फॉर्म में है तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट का पार्ट मिलेगा। तो जैसे उन्हें मिल गया तो उस पर उनको क्या मिलेगी, यानी उनकी इनकम पर क्या होगी, डिडक्शन काटी जाएगी, यानी TDS काटा जाएगा। तो वही जनरली इसमें दे रखा है। हु इज रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ एनी इनकम अदर देन proportion of income is of the same nature as income referred to in section 1023 FBB। इसको छोड़ के जो बाकी सारी इनकम है, to a unit holder in the respect of units of an investment fund specified in clause A of explanation 1 to section 115 UB। अब देखिए 115 UB ये जनरली U है, वैसे 115 UB हो गया। तो इसमें भी आप देखोगे बहुत सारी इनकम के पार्ट होंगे कि इन्वेस्टमेंट फंड क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उस पर जो इनकम कमा रहा है वो यूनिट होल्डर को क्या कर रहा है, बांट रहा है। ठीक है, तो उनको इनकम अर्न हो रही है, उस इनकम पर TDS का पार्ट काटा जा रहा है। तो यहाँ पे यही बोल दिया, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रिएटिंग द पे विच इज अर्लियर। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अगर पेमेंट रेसिडेंट को किया जा रहा है तो 10%, नॉन रेसिडेंट को किया जा रहा है जो कंपनी नहीं है। मैंने आपको बताया जब नॉन रेसिडेंट लिखा हुआ है तो जनरली वो कंपनी नहीं है, और आपको बताया कि जो कंपनी होगी वो तो फॉरेन कंपनी अलग से ही लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो 10, 30, 40 इस तरीके से याद रख लेना है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, वेयर द पे इज ए नॉन रेसिडेंट नॉट बीइंग ए कंपनी और फॉरेन कंपनी डिडक्शन शैल नॉट बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम दैट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। यानी ऐसी इनकम जो कि एग्जम्प्ट है, जिस पे टैक्स का पार्ट लग ही नहीं रहा, तो उस केस में डिडक्शन भी नहीं किया जाएगा, TDS का पार्ट भी नहीं काटा जाएगा। फिर देखिए बोल रहा है TDS ऑन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन फंड।
अब जनरली सिक्योरिटाइजेशन फंड क्या होंगे आपके? देखिए जनरली आपको ये भी ध्यान होगा कि मैंने आपको ये बिजनेस फाइनेंस में एसेट सिक्योरिटाइजेशन का पूरा पार्ट कवर कराया था, तो वो जनरली इसी के थ्रू है, सिक्योरिटाइजेशन फंड के थ्रू या सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का पार्ट है। तो उसमें जनरली क्या होता है आपको पता है कि एक बैंक हो गया जिसको हम ओरिजिनेटर ये बोलते हैं, उसकी फाइनेंशियल एसेट्स को एक्वायर किया जाता है इन जनरली सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के द्वारा, या हम बोल सकते हैं कि एक स्पेशल पर्पज व्हीकल क्रिएट कर लिया जाता है जहाँ से बैलेंस शीट से जो आपकी सिंगल एसेट्स होगी या एसेट्स का पूल होगा, जो मैं फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहा हूँ, वो बैंक से ले लिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करा जाएगा, उसको सिक्योरिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करके फंड रेज किया जाएगा। तो ये रेज करने का कौन काम कर रहे हैं? एक तरीके से जो मैंने बताया कि जो ओरिजिनेटर से लिया और स्पेशल पर्पज व्हीकल के पास वो एसेट आ गई, उन्होंने इसको सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया और उसके बाद उनको क्या कर दिया, मार्केट में इशू कर दिया। मार्केट में इशू करने से फंड आया, फंड आने के बाद जो भी पैसा आया उसका जो भी अमाउंट है वो बैंक को दे दिया, बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन क्या करते हैं, इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टर्स को इनमें क्या मिलता है, पेमेंट मिलता है, अमाउंट मिलता है। तो जो भी अमाउंट मिला उस पर टीडीएस कटेगा। तो ये बोल रहा है द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट टू एन इन्वेस्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन ए सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट बीइंग रेफर टू इन सेक्शन 115 TCA एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रिएटिंग द पे विच इज अर्लियर। बार बार वही लाइन है। तो देखिए इसका तो पार्ट मैंने अलग से भी कवर कर रखा है एक साथ कि किस सेक्शन में क्या होगा कि जैसे ही पेमेंट हुआ टीडीएस कटेगा, और किस में, पेमेंट या क्रेडिट दोनों में से जो पहले हो टीडीएस कटेगा। वो तो मैंने अलग से ही कवर कर रखा है नीचे अदर प्रोविजंस में, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं क्योंकि आपको पीडीएफ तो मिली गई है। रेट ऑफ टीडीएस क्या है, अगर पेई रेसिडेंट है, इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 25%, अदर रेसिडेंट है तो 30%, नॉन रेसिडेंट है उसमें फॉरेन कंपनी है 40%, अदर देन फॉरेन कंपनी है तो 30%। ठीक है, तो ये तो जनरली आपने ऊपर भी कवर किया 30 और 40, ये तो है ही। नॉन रेसिडेंट है तो 30 और फॉरेन कंपनी है तो 40, तो देखिए यहाँ पे भी यही है। अदर देन फॉरेन कंपनी है 30, यानी नॉन रेसिडेंट नॉर्मल है, और अगर फॉरेन कंपनी है तो 40%। फिर देखिए बोल रहा है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट टू नॉन रेसिडेंट। यहाँ पे जनरली क्या बोल रहा है, आपने जो नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी से क्या कर रखा है, लोन ले रखा है। एक इंडियन कंपनी ने क्या कर रखा है या एक बिजनेस ट्रस्ट ने क्या कर रखा है, नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी से लोन एग्रीमेंट कर रखा है, या जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है वो खरीद रखे हैं एक तरीके से, हम ऐसे ही बोल सकते हैं एक तरीके से, सॉरी लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू कर रखे हैं और सामने वाले नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी ने वो खरीद रखे हैं। तो उस पर जनरली क्या होगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखिए आपने किसी से लोन लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उस इंटरेस्ट पे टीडीएस का पार्ट एप्लीकेबल होगा, जनरली इसमें यही दे रखा है। तो देखिए ये बोल रहा है कि जो जनरली ये लोन ले रखा है वो फॉरेन करेंसी में लिए जाना चाहिए। 1 जुलाई 2012 है उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 2020 से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है एनी इंडियन कंपनी और ए बिजनेस ट्रस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट टू ए नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी। तो यार रखना, जो इंटरेस्ट की इनकम होगी वो नॉन रेसिडेंट की होगी या फॉरेन कंपनी की होगी, और इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट ने लोन ले रखा होगा। ठीक है, या लॉन्ग टर्म बॉन्ड जिसको हम बोल सकते हैं कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड भी आते हैं, वो इशू कर रखे होंगे, या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू कर रखे होंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, कंपनी इंडियन कंपनी के पास फाइनेंस आ रखा है और उसने उसके बदले में क्या कर रखे हैं, इन नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट दे रखा है। तो मैं बोला सच इंटरेस्ट इज पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी इज बोरोड बाय सच कंपनी एट एनी टाइम ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2012 बट बिफोर 1 जुलाई 2020 इन ए फॉरेन करेंसी फ्रॉम ए सोर्स आउटसाइड इंडिया। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर से लोन लिया है, यही तो हो गया। 1 जुलाई 2012 है उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 2020 से पहले अंडर ए लोन एग्रीमेंट। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी से लोन लिया है और बाय वे ऑफ इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। तो यानी इंडियन कंपनी ने क्या कर रखा है या बिजनेस ट्रस्ट ने ये इशू कर रखे हैं और नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी ने खरीद रखे हैं। तो इनको क्या होगी, इंटरेस्ट की इनकम होगी। फिर बाय वे ऑफ इशू ऑफ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड बिफोर द 1 डे ऑफ जुलाई ऑफ 2020। उससे पहले जनरली क्या कर रखे हैं, इंडियन कंपनी ने रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू कर रखे हैं जो कि नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी ने खरीद रखे हैं एज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए वैन टैक्स शैल बी डिडक्टेड, वही सेम पॉइंट। रेट ऑफ टीडीएस क्या है 5% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से इस वाला पार्ट आपका आ जाएगा। जनरली ये पार्ट है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 13 द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206AA, जिसमें आपको बताया कि नॉर्मल टैक्स रेट या 20% विच इज हायर, अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं होता, डिडक्टी अगर पैन नंबर नहीं देता तो डिडक्टर क्या करेगा, हायर रेट 20% से टैक्स काट देगा। तो जनरली ये प्रोविजन है। तो अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 13 द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 206AA शैल नॉट अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड बीइंग रेफर्ड टू इन सेक्शन 194 LC टू ए नॉन रेसिडेंट नॉट बीइंग ए कंपनी और टू फॉरेन कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली इंडियन कंपनी क्या करती है, अगर ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू करती है जिसमें लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड भी आते हैं और ये नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी खरीदती है, तो उस केस में अगर वो क्या बोलते हैं पैन नंबर भी नहीं दे,
तो तब भी रेट ऑफ टीडीएस 20% का पार्ट अप्लाई नहीं होगा, यानी सेक्शन 206AA के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे अगर ये जो नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी जिसको इनकम हो रही है, आपको पता है कि पेई, ये पेई है जिनको इनकम हो रही है, अगर ये पैन नंबर भी नहीं देंगे तब भी जो डिडक्टर है इंडियन कंपनी वो 20% से टीडीएस नहीं काटेगी, जो नॉर्मल रेट है उससे ही काटेगी। तो ये प्रोविजन अप्लाई इस केस में नहीं होंगे, ठीक है, यानी नॉर्मल रेट से टीडीएस काटेगी। फिर देखिए क्या बोल रहा है, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सर्टेन बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एटसेट्रा, यहाँ पे सेक्शन 194 LD दे रखा है। एनी पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इंटरेस्ट एट द रेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ए पर्सन बीइंग ए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। तो देखिए बोल रहा है FII या QFI, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, सच इंटरेस्ट इज पेबल एट एनी टाइम ऑन और आफ्टर 1 June 13 बट बिफोर 1 June 2020 इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द पेई इन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ इंडियन कंपनी। तो देखिए इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, किस में इन्वेस्ट कर रखा है, जनरली गवर्नमेंट के बॉन्ड हो गए, सर्टेन बॉन्ड्स हो गए, देखो बोला ना गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट के सर्टेन बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है कंपनी को कि आप ये बॉन्ड इशू करो, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीद सकते हैं या क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर खरीद सकते हैं। इनको इनकम होगी, इनकी इनकम पर टीडीएस कटेगा। इन्होंने क्या खरीदे हुए, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी के रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, तो ये जनरली गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि ये इशू करो, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी इन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर ने खरीद रखे, तो उस केस में इनको जो भी इनकम होगी उस पर टीडीएस कटेगा। टीडीएस क्या कटेगा, वही 5%, जिसमें सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आ जाएगा। टैक्स कब काटा जाएगा, वही सेम पॉइंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पे विच इज अर्लियर, सेम पॉइंट। तभी देखिए मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है नहीं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब देखिए आपके मेन सेक्शन आ गए दो, एक तो आपको दे रखा है 194M और दूसरा दे रखा है 194N, ठीक है। यहाँ पे 194M में क्या दे रखा है, पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और HUF। अब देखिए ये जनरली किसकी बात कर रहा है, आपने 194C कवर किया जिसमें आप क्या देखते हो, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, इसकी बात करते हो। 194H देखते हो जिसमें आप कमीशन ब्रोकरेज की बात करते हो। 194J देखते हो जिसमें आप FPS फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस, FTS फी फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, ठीक है, और नॉन कम्पीट फीस, डायरेक्टर की फीस, ऐसे जनरली 5 पार्ट कवर करते थे 194J में। लेकिन याद रखना कि इस प्रोविजन के लिए 194J का सिर्फ फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस का पार्ट ही लिया है, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस का पार्ट ही लिया है। तो देखिए आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया था 194C में जिसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट था या लेबर कॉन्ट्रैक्ट था, ये एक बार मैं पर्टिकुलर उस सेक्शन में आपको लेके चलता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको ध्यान आ जाएगा, ठीक है। देखिए हम आ गए सेक्शन में 194C में, पेमेंट टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर। अब देखिए इसमें डिडक्टर ये सारे दे रखे हैं, पर लास्ट में देखिए ये भी दे रखा है इंडिविजुअल HUF जो कि टैक्स ऑडिट के दायरे में आते हैं। अब अगर आप जब भी देखना 194C देखोगे, 194H देखोगे और 194J देखोगे, याद रखना H भी देखोगे जो कि कमीशन ब्रोकरेज का, और J जो फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस की बात कर रहा है, याद रखना। J में वैसे 5 पार्ट आते हैं, आपको पता है, मैंने बताया, फी फॉर प्रोफेशनल, टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी और नॉन कम्पीट फीस और डायरेक्टर फीस ही आते हैं। लेकिन इसमें आपको सिर्फ क्या देखना है, जब 194M की बात करोगे तो फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस का पार्ट ही आपको देखना है, FPS का पार्ट ही देखना है। तो देखिए जब भी आप ये पार्ट देखते हो तो आप देखना इस पर्टिकुलर सेक्शन में इंडिविजुअल HUF जिसकी बात कर रहा है वो टैक्स ऑडिट के दायरे में आता है। इसका मतलब उसका टर्नओवर 1 करोड़ उससे ज़्यादा है, या उसकी जो प्रोफेशनल रिसिप्ट है वो 50 लाख से ज़्यादा है, जनरली आपको ये पता है, यानी मॉनेटरी लिमिट को एक्सीड कर रही है, 1 करोड़ को एक्सीड कर रही है, 50 लाख को एक्सीड कर रही है, तब जाके वो टैक्स ऑडिट में आ रहा है। तो जनरली इसका मतलब क्या हो, जो 194M किन के लिए, जो इन पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं आ रहे, जो इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल HUF जो इन पर्टिकुलर में नहीं आ रहे, इनका मतलब यहाँ पर तो इनकी टैक्स ऑडिट हो रही है। तो 194M में कौन से हैं जिनकी टैक्स ऑडिट नहीं हो रही, आपको ये समझना है, समझ गए। तो 194C टैक्स ऑडिट हो रही है, 194H टैक्स ऑडिट हो रही है, 194J टैक्स ऑडिट हो रही है, जनरली इसकी बात कर रहा है। आप देख सकते हैं इंडिविजुअल HUF 1%, अदर के केस में 2%। इफ़ पेड टू, इसका मतलब क्या है, पेई, ठीक है। पेड टू मतलब क्या हो गया कि जिसको अमाउंट मिल रहा है, डिडक्टर कौन है, काटने वाला, तो ये जनरली क्या कर रहा है, सर्विसेज ले रहा है, इंडिविजुअल HUF सर्विस ले रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप कैटरिंग सर्विस ले रहे हो, क्योंकि मैंने आपको नीचे बताया था वर्क कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा जिसमें सप्लाई ऑफ लेबर ही आ जाएगा, तो आन के चलिए कि अगर आप कैटरिंग सर्विस ले रहे हो और वो आपके बिजनेस फंक्शन से रिलेटेड है, किससे, बिजनेस फंक्शन, ये पेन हट गया आगे वापस से, ये बिजनेस फंक्शन से रिलेटेड है, तो उस केस में TDS कटेगा। लेकिन अगर वो पर्सनल फंक्शन है तो उस केस में TDS नहीं कटेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर फॉर इंडिविजुअल HUF। लेकिन अब देखिए यही चीज़ आ गई किसमें, कि अगर एक पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में 194M के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे, और अगर इंडिविजुअल HUF है और वो टैक्स ऑडिट में नहीं आता तो 194M के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे, जनरली ये बताया।
एक बार मैं एच में भी लेके चल लेता हूँ आपको, रुकिए। ये आ गया अपना एच का, देखिए देखिए यहाँ पे बोल दिया इंडिविजुअल एचएफ अगर वो टैक्स ऑडिट में आते हैं। हाँ आगे देखो एग्जाम्शन का पार्ट भी है कि 15,000 है उससे कम तक का कमीशन है तो जनरली क्या होगा, एग्जाम्शन का पार्ट होगा, लेकिन उससे ज़्यादा का है तो उस केस में टीडीएस 5% कटेगा। और इंश्योरेंस का अलग से सेक्शन है तो उसको हम कवर नहीं कर रहे, लेकिन हम नॉर्मल जनरल कमीशन या ब्रोकरेज की बात कर रहे थे, आपको पता है। फिर मैंने उसके बाद आपको बताया था फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस का पार्ट, तो वो भी आपने कवर कर लिया, ध्यान है ना आपको। ये देखिए ये इसमें आ गया मैं, तो देखिए इंडिविजुअल एचएफ इफ टैक्स ऑडिट इज डन, सॉरी इफ टैक्स ऑडिट इज डन अंडर सेक्शन 44 AB, ये पार्ट दे रखा है। रेट ऑफ टीडीएस कितनी है, 10% है। आप देख सकते हैं एग्रीगेट पेमेंट अगर क्या है 30,000 है उससे कम है, 30,000 या उससे कम है तो एग्जाम्शन का पार्ट है। अलग अलग सर्विस के केस में अलग अलग एग्जाम्शन देखी जाएगी, लेकिन जो हम 194M देख रहे हैं वो सिर्फ प्रोफेशनल सर्विस के केस में ही कवर कर रहे हैं। अब देखिए एक बार आप पढ़ के देखिए क्या दे रखा है, मैं नीचे चले जाता हूँ इसकी तरफ, ये आ गया मैं यहाँ पर। तो देखिए क्या बोल रहा है, एन इंडिविजुअल और एचएफ अदर देन दोज हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इनकम टैक्स एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194C, 194H और 194J, तो वहाँ पे तो जनरली वो टैक्स ऑडिट में आते हैं, वो वाले इंडिविजुअल एचएफ की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इनके अलावा बात कर रहा है रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग फॉलोइंग सम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर क्या बोल रहा है कि इनके लिए वो रेस्पॉन्सिबल है, कहने का मतलब इनको पेमेंट कर रहे हैं, किनको, लेबर सप्लाई के लिए पेमेंट कर रहे हैं, कोई पर्सन इनको लेबर सप्लाई कर रहा है यानी इन्होंने सर्विस ली है उसका पेमेंट कर रहे हैं। कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसे मैंने आपको बताया रिनोवेशन का काम हो गया, रिपेयर का काम हो गया, आप टैक्स ऑडिट में नहीं आते हो। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं टैक्स ऑडिट में नहीं आता, नॉर्मल पर्सन हूँ, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं सैलरीड पर्सन हूँ, लेकिन मेरी इनकम इतनी सारी हो जाती है कि मैं खर्च कर सकता हूँ, मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहा हूँ। और याद रखना कि मेरा जो फाइनेंशियल ईयर में जो पेमेंट है वो 50 लाख से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, डज नॉट एक्सीड 50 लाख का मतलब कि टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा हो जाए तो तब मेरे पास टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे और मैंने जो भी सर्विस ली है उस पर मैं टीडीएस काटूंगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनी सम टू एनी रेसिडेंट फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब इसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी आ रहा है और लेबर कॉन्ट्रैक्ट भी आ रहा है, तो इसको 194C के तरीके से देखिए, इसको हम बोलेंगे ये 194C की तरह है। फिर एनी सम टू एनी रेसिडेंट बाय वे ऑफ कमीशन नॉट बीइंग इंश्योरेंस कमीशन, जो कि 194D में है, तो याद रखना ये वाला कमीशन नहीं है, लेकिन जनरल कमीशन की बात कर रहा है और ब्रोकरेज की बात कर रहा है यानी 194H की बात कर रहा है। एनी सम टू एनी रेसिडेंट बाय वे ऑफ फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस, आपको बताया कि 194J की सिर्फ एक सर्विस की बात कर रहा है, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस की। तो अगर ये सारी मैंने सर्विसेज ली है और अगर मैं 194C में नहीं आ रहा, एच में नहीं आ रहा और जे में नहीं आ रहा, तो उस केस में भी टीडीएस का पार्ट मुझे काटना पड़ेगा, लेकिन कब, अगर जो मैंने पेमेंट किया है वो 50 लाख से ज़्यादा का किया, ठीक है। कह रहा है टैक्स कैन नॉट बी डिडक्टेड इफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच सम क्रेडिटेड और पेड टू ए रेजिडेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख। अगर वो 50 लाख से एक्सीड नहीं होता, डज नॉट एक्सीड 50 लाख, 50 लाख तक है, तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, तो मैं टीडीएस नहीं काटूंगा। तो मैंने क्या बताया, मैंने अगर कैटरिंग सर्विसेज ली है और मैंने पेमेंट कितना करा है 60 लाख का और मैं टैक्स ऑडिट में नहीं आता, इसका मतलब मेरे बहुत सारी सैलरी की इनकम है, बहुत मैं अलग अलग चीज़ कमाता हूँ, तो उस केस में इनकम टैक्स ने ये प्रोविजन क्यों लेके आया, क्योंकि जो ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी करना है। देखिए आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, डिटेल जाएगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया पैन नंबर अप्लाई होता है। सामने वाला जो सर्विस दे रहा है वो जनरली बच जाता था, क्योंकि वो जनरली कैश में ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसके थ्रू क्या होगा, ट्रांजेक्शन पता चल जाएंगे कि यार 60 लाख का कितना परसेंट टीडीएस कटेगा, 5% कट जाएगा। किसकी इनकम पर, वो कैटरिंग सर्विस वाले की इनकम पर। कौन काटेगा, जिसने सर्विस ली है। कौन काटेगा, इंडिविजुअल है, एचएफ काटेगा, जो कि टैक्स ऑडिट में नहीं आता, क्योंकि अगर वो टैक्स ऑडिट में आता तो वो 194C में चले जाता, ठीक है। अगर कोई कमीशन ब्रोकरेज का पार्ट होता तो वो 94H में चले जाता, अगर कोई प्रोफेशनल सर्विस का पार्ट होता तो वो जनरली 194J में चले जाता, ठीक है। लेकिन वहाँ क्यों नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे वो टैक्स ऑडिट में, यानी यहाँ पर ये टैक्स ऑडिट में नहीं आ रहा, इसलिए इस सेक्शन में आया, उन सेक्शन में कवर नहीं किया गया उन्हें। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है अदर पॉइंट, द पेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 10, यानी टैक्स असेसमेंट नंबर या टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर की जरूरत नहीं है, आपको वो ऑब्टेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पैन नंबर से काम चल जाएगा। ही शैल डिपॉजिट द टैक्स डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन बाय यूजिंग हिज पैन, तो इसका मतलब जो डिडक्टर है उसको 10 की जरूरत नहीं है, पैन के थ्रू भी काम चल जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर के थ्रू काम चल जाएगा। फिर देखिए क्या बोल रहा है, पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट इन कैश, सेक्शन 194N न्यू। अब इसमें जनरली क्या बोल रहा है, अगर आप बैंक में पैसे जमा कराते हो तो आपको पता है कि वो कोई आपकी थोड़ी इनकम हुई, वो तो आपकी जनरली एसेट के फॉर्म में हो गया। तो ये बोल रहा है कि अगर जब आप बैंक में कैश जमा कराते हो और उसके बाद निकालते हो, विड्रॉल करते हो, उस पर भी टीडीएस कटेगा। तो देखिए मोस्टली आपने जितने भी सेक्शन कवर किए उसमें हमने क्या कवर किया
कि जनरली हमारी वो इनकम थी, टीडीएस कटा तो टीडीएस वापस से जुड़ जाएगा और ग्रॉस इनकम का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि आप टैक्स कैलकुलेट करने के लिए उसको ग्रॉस करते हो नेट पार्ट को। जैसे मान के चलिए कि फ़ी फॉर प्रोफेशनल सर्विस की बात कर रहा हूँ, जैसे मेरा भी क्या होता है कि अनअकैडमी का मैं प्रमोशन करता हूँ, आपको पता है, तो मेरा टीडीएस कटता है। क्या कटता है? टीडीएस कटता है। तो मान के चलिए कि उन्होंने मुझे टीडीएस काट के 9,000 दिए, अगर मैं उसको ग्रॉस करना चाहूँगा तो वो 10,000 बन रहा है। तो नेट तो 9,000 मिले, लेकिन मैंने ग्रॉस क्या करा, जब भी मैंने अपनी टैक्सेबल इनकम दिखाई तो उस केस में यानी मैंने जो ग्रॉस टोटल इनकम दिखाई उसको 10,000 दिखाया। तो ये कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कैसे वो हुआ? जनरली कैश हमारी इनकम थोड़ी हुई, कैश तो हमारे एसेट्स के फॉर्म में पड़ा हुआ है बैंक में, लेकिन जैसे हम विड्रॉल करते हैं उस पर भी टीडीएस कटता है। लेकिन कब? अगर मैं पिछले साल के दौरान 1 करोड़ निकाल लेता हूँ, एक या उससे ज़्यादा अकाउंट से, उसी सेम बैंक के, जैसे आईसीआईसी बैंक है उसमें मेरे 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, और मैं 1 करोड़ से ज़्यादा निकाल लेता हूँ, तो जो एक्सिस अमाउंट है उस पर टीडीएस कटेगा। देखिए अभी तक जो आप टीडीएस देख रहे थे, जैसे 5% देख रहे थे, 20% देख रहे थे, 30%, अगर जो एक लिमिट थी, जैसे मैंने प्रोफेशनल सर्विस की बताई आपको कि 30,000 तक, लेकिन अगर वो सर्विस हमने ले ली 40 की, तो उस 40 पर पूरा 10% टीडीएस कटेगा, आपको पता है। ठीक है, ये नहीं कि एक्स्ट्रा 10,000 पे कटेगा। तो बाकी सारे जो भी सेक्शन देखोगे उसमें जो टीडीएस कटता है वो पूरा कटता है। पूरा मतलब अगर वो एक लिमिट को क्रॉस कर देता है तो पूरे पर्टिकुलर पेमेंट पे कटता है, 40,000 का 10%, ना कि एक्स्ट्रा पार्ट पे, ना कि डिफरेंस पे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जो डिफरेंस पार्ट है, यानी अगर मैंने 1,20,00,000 निकाल दिए तो 20 लाख पर 2% टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है टीडीएस कौन काट रहा है? बैंक काट रहा है। तो यहाँ पे कौन काट सकता है? बैंक काट सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी काट सकती है, पोस्ट ऑफिस काट सकता है, क्योंकि उसमें से हम कैश निकाल रहे हैं। अब देखिए ये भी प्रोविजन क्यों आया? क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग क्या करते थे, मान के चलिए जैसे मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में बोलूँ कि बैंक से कैश निकाल लेते थे, फिर उसके बाद किसी पार्टी को पेमेंट कर लेते थे। तो जनरली क्या होता था, देखिए आपने तो निकाल लिया, वो तो ट्रांजैक्शन आ गया लीगली एक तरीके से, लेकिन जिसको पेमेंट किया कैश से वो जनरली गवर्नमेंट में ट्रेस नहीं हो पाता था। तो जैसे ही आपने कैश निकाला तो आपने इतना सारा अमाउंट कैसे निकाल लिया कैश का, तो उस पर तो टीडीएस कटेगा ही कटेगा। तो 1 करोड़ तक भी नहीं कटेगा, लेकिन उससे ज़्यादा भी कटेगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ जो बिल्कुल आपके लिए सही रहेगा। देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल बना लिया है कि एक मैन पावर सप्लाई कंपनी है जो कि जनरली क्या करती है, लेबर सप्लाई करती है। ये बिल्डर हो गया जिसको अपने फ्लैट्स के लिए, क्योंकि वो अलग अलग फ्लैट्स बनाता है तो उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको 300 गार्ड की रिक्वायरमेंट थी इस बिल्डर को। अलग अलग अपने प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग फ्लैट्स थे, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की 300 गार्ड की रिक्वायरमेंट थी। तो जनरली मैन पावर सप्लाई कंपनी ने इसको पूरा कर लिया, और बिल्डर ने क्या करा, बैंक में यानी एक तरीके से चेक दे दिया जो कि मैन पावर सप्लाई कंपनी के बैंक में चले गया। ये मैन पावर सप्लाई कंपनी का बैंक है, इसमें एक तरीके से अमाउंट सारा का सारा डिपॉजिट हो गया। तो ये तो लीगल हो गया ट्रांजैक्शन एक तरीके से। लेकिन अब जो मैन पावर सप्लाई कंपनी क्या करेगा, कैश निकालता है, ठीक है, उस बैंक में से कैश निकालेगा। और जो सिक्योरिटी गार्ड है, आपको पता है कि उनकी सैलरी कितनी है, 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 इतनी होती है। तो जनरली इनके पास अकाउंट नहीं होते, तो कैश में पेमेंट करेगा। क्या करेगा? कैश में। तो आपको पता है कि जैसे ही ये सेक्शन आ गया, और याद रखना जो ये सेक्शन जो भी अप्लाई हो रही है 1 सितंबर 19 से अप्लाई हो रहे हैं, जो 194 MB और 194 NB है, 1 सितंबर 19 से अप्लाई हुए हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या बता रहा था कि मैन पावर सप्लाई कंपनी क्या करेगी, कैश निकालेगी बैंक से और सिक्योरिटी गार्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो यहाँ पे इसके बाद क्या हो गया, एक तरीके से ब्लैक मनी का पार्ट हो गया कि भाई ये ट्रांजेक्शन जो किया गया है उसका प्रूफ क्या है, उससे प्रूफ मांगे जाएंगे। अगर उसके पास प्रूफ नहीं होगा तो उस केस में आपको बताया कि पेनल्टी का प्रोविजन लगेगा। तो यहाँ पे एक तरीके से लीगलाइज करने के लिए कि प्रोविजंस को फॉलो किया जाए, तो ये 194N आ गया। अब इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं कि अगर मैन पावर सप्लाई कंपनी ने कैश निकाला होगा और 1 करोड़ से ज़्यादा का होगा, तो उस पर उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस अमाउंट पर 2% टीडीएस का पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसी तरीके से वो क्या करेगा, वो चाहता है कि टीडीएस का पेमेंट मैं ना करूं, तो जनरली क्या करेगा, सिक्योरिटी गार्ड से उनके पैन कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड मांगेगा, इनका बैंक अकाउंट खुलवाएगा और उसमें पेमेंट करेगा चेक के थ्रू, जिससे लीगल ट्रांजेक्शन अपने आप हो जाएंगे, ताकि उसका 2% टीडीएस ना कटे। ठीक है, तो वो कंपनी इसलिए क्या करेगी, उन्हीं सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट करेगी जिनका बैंक अकाउंट होगा, जिनका आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब होगा, जिनके थ्रू वो बैंक अकाउंट खुलवा सके। ठीक है, और बैंक अकाउंट के थ्रू वो लीगलाइज सारा पार्ट हो सके। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी पर्सन बीइंग ए बैंकिंग कंपनी टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाई, इंक्लूडिंग एनी बैंक और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर बोल दिया पोस्ट ऑफिस, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग कैश इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो ये बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस क्या कर रहे हैं, आपको कैश दे रहे हैं, क्योंकि आप कैश निकाल रहे हो, आपका इसमें पैसा जमा है।
in excess of 1 crore during the previous year to any person from one or more accounts maintained by the recipient with it। तो आप रिसिपेंट हो, आपका बैंक में अकाउंट मेंटेन है, एक बैंक में आपके क्या है, एक या उससे ज़्यादा अकाउंट हो सकते हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक में आपके 2 अकाउंट हो सकते हैं, 3 अकाउंट हो सकते हैं, पीएनबी में हो सकते हैं। तो आपके एक या उससे ज़्यादा अकाउंट है और आपने 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट निकाल लिया है, तो उस केस में क्या होगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट टैक्स काट दिया जाएगा। कितना काटा जाएगा, 2% ऑन पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़। तो ये पहला सेक्शन है जिसमें क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा पार्ट पे, बैलेंस पार्ट पर टीडीएस काटा जा रहा है। तो अगर आपने 1 करोड़ 10 लाख निकाल दिए तो 10 लाख पे कटेगा, 1 करोड़ 20 निकाले तो 20 लाख पे कटेगा, 1 करोड़ 30 निकाले तो 30 लाख पे निकलेगा। एक्सेप्शन में क्या बोल रखा है कि जनरली जब भी ये प्रोविजन होंगे ये इन पे अप्लाई नहीं होंगे। द प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल इफ पेमेंट इज मेड टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखिए जो कैश निकाल रहा है, ये पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक पेमेंट कर रहा है। किसको पेमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है उनको सैलरी देनी है। तो गवर्नमेंट ने जैसे कि अगर आप पैसा निकाला बैंक से तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। वैसे ही एक बैंक दूसरे बैंक से निकाल रहा है, एनी बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस। तो एक बैंक दूसरे बैंक से, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो बैंकिंग के बिजनेस में है, एक पोस्ट ऑफिस दूसरे पोस्ट ऑफिस से, तो तब टीडीएस का पार्ट अप्लाई नहीं होगा। फिर देखिए इसी तरीके से बोलिए एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि बैंकिंग कंपनी का है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, ठीक है, जो आरबीआई के थ्रू क्या है गाइडलाइंस इशू की गई है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बना है, तो अगर वो पैसे निकालता है तो तब भी टीडीएस का पार्ट नहीं कटेगा। वैसे ही एनी वाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर ऑफ ए बैंकिंग कंपनी। देखिए जब भी आप एटीएम से कैश निकालने जाते हो तो आपको पता है कि कभी कभी एक पर्सन आता है, यानी ऑपरेटर आते हैं, गाड़ी आती है, व्हीकल, वो जनरली कैश जमा करके जाती है। तो वो एजेंसी होती है जो कि एक तरीके से अप्रूव की गई है बैंकिंग कंपनी द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा, कि भाई आप क्या करो, इस एटीएम मशीन में पैसे डाल के चले आओ। अब ये बैंकिंग कंपनी क्या करती है, इन एजेंसी को कैश दे देती है उनके अकाउंट में। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये पर्टिकुलर ऑपरेटर है वो क्या करेंगे, कैश निकालेंगे एक तरीके से। जब इनको कैश मिला है तो वो कैश निकालेंगे, तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कैश निकालेंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ ये निकालेंगे। तो ये थोड़ी कि उन पर टीडीएस कट जाएगा, नहीं, क्योंकि वो तो कहाँ जमा करा रहे हैं, वो तो एटीएम में, वो तो बैंकिंग कंपनी के ऑपरेशन के लिए ही काम कर रहे हैं, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। फिर ई क्या बोल दिया, सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। देखिए सीधी सी बात है, और भी पर्सन जुड़ सकते हैं, टाइम टू टाइम नोटिफाई होगा, ऑफिशियल गजट में आएगा, सर्कुलर निकलेगा, उसके थ्रू बता दिया जाएगा कि ये पर्सन है, इन पर भी टीडीएस नहीं कटेगा। अदर पॉइंट, टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N इज नॉट कंसीडर्ड एज डीम्ड रिसिप्ट ऑफ इनकम। इसलिए आपको पता है कि इस पे ग्रॉस का पार्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, जब आप कैश निकालते हो वो तो आपकी एसेट है, वो थोड़ी इनकम है। तो जनरली फिर भी इस पे टीडीएस का पार्ट अप्लाई हो रहा है, क्योंकि आपको लीगलाइज करना चाहते हैं, आपको प्रोविजंस को फॉलो करवाना चाहते हैं, इसलिए जनरली ये पार्ट आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें लास्ट पार्ट दे रखा है, वैसे तो और भी सेक्शन है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे दे रखा है टीडीएस ऑन अदर सम पेबल टू नॉन रेसिडेंट एनी पर्सन, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट है, रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट एक्सक्लूडिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। इसको छोड़ के कोई भी अगर पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट जो पिछले सेक्शंस में कहीं भी नहीं आ रहा, ठीक है, पिछले सेक्शंस में कोई भी पेमेंट ये कवर नहीं हो रहा, अगर कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है जो कि एक्ट के अंदर चार्जेबल है, जिस पे टैक्स का पार्ट अप्लाई होता है, तो उस केस में वो किसको दे रहा है सर्विस, नॉन रेसिडेंट को, नॉन रेसिडेंट से सर्विस ले रहा है। और वो पर्सन क्या कर रहा है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है नॉन रेसिडेंट को, तो उस केस में टीडीएस कटेगा। कह रहा है एट द रेट इन्फोर्स्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनकम टैक्स में जो रेट चल रही है उसके अकॉर्डिंग टीडीएस काटा जाएगा। कब, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रिएटिंग द पे विच इज अर्लियर। देखिए ऊपर के प्रोविजन सारे आपने कवर कर लिए, तो आपको पता है कि क्या क्या नेचर ऑफ पेमेंट है, लेकिन उसके अलावा जो भी पेमेंट है अगर इनकम टैक्स एक्ट में आता है और चार्जेबल होता है, तो जो पर्सन सर्विस ले रहा है चाहे वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, उस नॉन रेसिडेंट की इनकम पर टीडीएस काटेगा। अब रेट क्या होगी, जो उस फाइनेंशियल ईयर में फोर्स में चल रही है। एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन फ्रॉम द प्रोविजन व्हेन द रेसिपेंट अप्लाई टू द असेसिंग ऑफिसर इन फॉर्म 13। इसका मतलब ये नॉन रेसिडेंट अगर अप्लाई करेगा फॉर्म 13 में और सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा जिससे उसकी लोअर रेट से टीडीएस काटा जाए या टीडीएस काटा ही नहीं जाए, जो कि मैंने आपको बताया था सेक्शन 197 है, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा या लोअर रेट से टीडीएस कटेगा। कह रहा है इन केस पेयर इज ए गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टैक्स शैल बी डिडक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो देखिए अभी हमने बताया कैसे टैक्स कटेगा, पेमेंट और क्रिएटिंग विच इज अर्लियर, लेकिन जहाँ पर पेयर जो टीडीएस काटने वाला है वो गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उस केस में टीडीएस कब कटेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। प्रोविजन फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन, देखिए ये बोल रहा है कि पर्सन जो टीडीएस काट रहा है
उसको जो भी फॉर्म्स है, आपको पता है कि जैसे फॉर्म नंबर 24 क्यू होता है सैलरी का, वैसे आपको पता है फॉर्म नंबर 27 क्यू होता है, 26 क्यू बी होता है, 26 क्यू सी होता है, जो कि मैं अगली वीडियो में या जब MCQs कराऊंगा उस वाले पार्ट में आपको कवर कराऊंगा। तो जनरली आपको फॉर्म्स ये फिल करने पड़ते हैं। तो ये यही बोल रहा है कि आपको फॉर्म्स जो भी होंगे एक्ट में बता रखे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते तो पेनल्टी लग जाएगी 1 लाख की, जनरली ये दे रखा है। ठीक है, अब बाकी जो कुछ कुछ छोटे छोटे सेक्शंस है वो अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, नॉर्मल से आप देख सकते हो ये सारे दे रखे हैं, तो इन पे भी आपको इतना रीड करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो अदर प्रोविजंस है वो भी कवर कर लेंगे। फिर देखिए मेरे हिसाब से क्या होगा, जैसे ये पर्टिकुलर पार्ट कवर होगा तो फिर TCS का पार्ट भी इसके साथ आएगा। जैसे ये पूरा पार्ट खत्म, फिर उसके बाद आएगा आपका सेक्शंस बहुत सारे जो मैंने कवर किए, ये TCS का पार्ट आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी 3 और वीडियो लगेगी जिससे आपका सारा पार्ट ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ 30 से 45 मिनट की ही वीडियो बना रहा हूँ, उससे ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना रहा, जिससे आपको क्या है टाइम टू टाइम जो 4-4 5-5 सेक्शन है वो समझ में आते जाए। ठीक है, अब देखिए आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो कैसे लगेंगे, जब आप पास्ट ईयर के MCQs देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार 194C, 194J, 194I, 194H, 194D, 194G, जनरली यही सारे आए हैं। 192 सैलरी का अगर पूछ लिया कि क्या रेट लगती है तो आपको पता है कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स लगती है। इस तरीके से आपको पता रहना चाहिए। ठीक, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।